पाकिस्तान में भी यूथ बल्ज है, अरब स्प्रिंग है, लेकिन फर्क यह है कि यहाँ पे पाकिस्तान के नौजवानों को एक लीडर मुयस्सर है, इसलिए वो सब चाह रहे हैं कि ये तब्दीली जो है पुरअमन तरीके से आ जाए। इसलिए हम समझते हैं कि अगले इलेक्शन जो है उनका फ्री फेयर होना लाजमी है। अगर इलेक्शंस को इन्होंने मैनिपुलेट किया या हेरा फेरी की तो फिर जैसे मुनव्वर साहब कह रहे हैं यहाँ पे खूनी इनकलाब आ जाएगा। तो पाकिस्तान के लिए बेहतर यही है कि तब्दीली जो है एक पुरअमन तरीके से आ जाए, वोट के जरिए से आ जाए, जो हमें तो आती नजर आ रही है। ये जो 3.5 करोड़ नए नौजवानों के वोट इंदराज होने जा रहे हैं, यही तब्दीली लेके आएंगे इंशाअल्लाह। हमें तो बहुत उम्मीद है कि पुरअमन आ जाएगी, लेकिन बात सही है मुनव्वर साहब की, अगर पुरअमन ना आई तो यहाँ पे एक खूनी इनकलाब को कोई नहीं रोक पाएगा, जो पाकिस्तान के लिए बहुत नुकसानदेह होगा। सही। अच्छा मुनव्वर हसन साहब, आपने इंतखाबात में इस बार देखा कि धौंस धांधली और तशद्दुद का जो रुझान है पाकिस्तान में वैसे ही है, बल्कि अब तो जो कैंडिडेट हैं उनकी जानिब से भी तशद्दुद जो है वो अब ओपनली हो रहा है। तो क्या आप ये नहीं समझते कि ये जो ताकत का इजहार है ये भी लोगों के अंदर इस सिस्टम के लिए एक नफरत का बायस बन रहा है? हिफाजत पे है, अपना काम नहीं कर पा रही, सिफारिशी वहां पे अमला रखा हुआ है, सिफारिशों पे लोग भर्ती हो रहे हैं पुलिस में जो नाअहल भी हैं। तो ये जब तक कानून की हुक्मरानी नहीं होगी, पुलिस को डीपोलिटिसाइज नहीं करेंगे, तो माशरे में, किसी भी माशरे में या मुल्क में अमन नहीं आ सकता। और ये हुकूमत की नाकामी है, ये बैड गवर्नेंस है, जिसकी वजह से कोई कानून की हुक्मरानी नहीं, और क्राइम बड़ी तेजी से बढ़ा है, ना सिर्फ पंजाब में, सारे पाकिस्तान में। ये वजूहात। एहसन रशीद साहब, जैसे अभी आप बात कर रहे थे, मुनव्वर हसन साहब भी बात कर रहे थे कि खूनी इनकलाब आ सकता है, और आपने तो उनकी बात को सेकंड किया कि खूनी इनकलाब आ सकता है, लेकिन क्या आप समझते हैं कि जो ये इंतखाबात हैं अगर ये पुरअमन तरीके से हों और जिस तरह आप कह रहे हैं कि 3.5 करोड़ नए नौजवानों के नाम इंदराज हो जाए, 4 करोड़ बोगस वोट निकल जाए, तो फिर तो एक नई सूरत हाल सामने आ जाएगी। तो क्या आप समझते हैं कि उसके बाद तहरीक-ए-इंसाफ इस पोजीशन में होगी कि वो अपनी कानून से हुकूमत साजी करने के बाद कुछ ऐसे इकदाम कर सके जिससे इस अवाम को थोड़ा सा रिलीफ भी हासिल हो? जी इंशाअल्लाह, जब यहाँ पे कानून की हुक्मरानी होगी, जब हुकूमत सादगी इख्तियार करेगी, हुकूमत तालीम पे ज्यादा पैसे खर्च करेगी, तालीमी निज़ाम, सेहती निज़ाम ठीक करेगी, टैक्स का निज़ाम ठीक करेगी, जो हमारे एजेंडे में है, तो पाकिस्तान को अल्लाह ने बहुत वसाइल दिए हैं। पाकिस्तान बहुत तेजी से इंशाअल्लाह उभरेगा और तरक्की करेगा। ये नीयतें खराब है इनकी, ये हुकूमत सिर्फ लूट मार पे चल रही हैं। इन्होंने क्या नहीं किया, अभी देखिए 5 जहाज लेने हैं और पहले से ही खबर आ रही है कि जिसमें $500 मिलियन की चोरी होने जा रही है। तो ऐसे तो हुकूमतें नहीं चलती, मुल्क कंगाल है। आपका जो बजट है इस साल का, उसमें डिफिसिट था 890 बिलियन, वो 6 महीने में पूरा कर लिया है। अब ये नोट छाप के हुकूमत चला रहे हैं, कर्जे लेके हुकूमत चला रहे हैं। ऐसी हुकूमतें नहीं चलती, ऐसे मुल्क तरक्की नहीं करते। तो ये इंशाअल्लाह सारी चीजें तहरीक-ए-इंसाफ करेगी, हमें बड़ी उम्मीद है। एहसन रशीद साहब, इन इंतखाबात के अंदर बाज जगह के ऊपर मुकामी सतह पे तहरीक-ए-इंसाफ ने कुछ उम्मीदवारों की सपोर्ट भी की। कसूर के अंदर आजाद उम्मीदवार के मुतालिक भी है कि तहरीक-ए-इंसाफ ने उसको सपोर्ट किया। तो क्या ये कोई पार्टी लाइन थी या कि जो वहां के मुकामी क़यादत है उनके अपने फैसले थे? देखिए, पार्टी लाइन बड़ी क्लियर थी कि हमने जब तक लिस्टें नहीं बनती, हम किसी इंतखाब में हिस्सा नहीं लेंगे। और 1 मार्च को नई लिस्टें इलेक्शन कमीशन शाया करने वाला है। उसके बाद हम देखेंगे बाई इलेक्शन में हिस्सा लेना है या नहीं लेना, क्योंकि बोगस वोटों पे इलेक्शन का कोई मायने नहीं रखता। तो ये आप फिक्र ना करें, इंशाअल्लाह ये नई लिस्टें आ जाएं और यही नौजवान इंशाअल्लाह इस मुल्क में तब्दीली लेके आएंगे। और आज मैं आपको यहाँ पे कहना चाहता हूँ, पंजाब की 148 सीटें हैं नेशनल असेंबली की। इंशाअल्लाह पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ 100 सीटें जीतेगी। और ये भी वादा करते हैं कि 70% हम नई लीडरशिप लेके आएंगे, बहुत से नौजवानों को लेके आएंगे, और इंशाअल्लाह अगले इलेक्शन में तहरीक-ए-इंसाफ सबसे बड़ी पार्टी बनेगी और हुकूमत भी बनाएगी। एहसन रशीद साहब, आप क्या ये मतलब आपकी पार्टी पॉलिसी ये है कि अगर जब ये बोगस लिस्टें खत्म हो जाती हैं और नए वोटों का इदराज हो जाता है, तब तक आप किसी इंतखाबात में हिस्सा नहीं लेंगे? जी बिल्कुल, ये हमारी पार्टी का फैसला है
और आपके सामने देखिए आखिरी हमने इंतखाब लड़ा PP 160 का लाहौर से जी, और वो भी बोगस लिस्टों पे था। आपको मैं एक मिसाल देता हूं, मैंने वो लिस्टों में देखा कि एक एड्रेस पे 200 वोट इंदराज थे। मैंने कहा बहुत बड़ा खानदान है, इनको जाके देखते हैं। जब वहां पे गए तो एक खाली प्लॉट पे 200 वोट इंदराज थे। ये अपने वर्कर्स को इन्होंने पुराने 20 पीस शनाख्ती कार्ड एक वर्कर को बना के दिए हुए थे। अच्छा नहीं, क्या ऐसा नादरा के एक मिनट हसन रशीद साहब, हमें ज्वाइन किया मुस्लिम लीग नून के रुकन कौमी असेंबली शेख रूहिल असगर साहब ने, हम उनसे भी पूछते हैं। शेख साहब ये हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद है हसन रशीद साहब तहरीक इंसाफ के रहनुमा। उनका कहना यह है कि ये जो ज़िमनी इंतखाबात हुए हैं ये तो ऑलरेडी बोगस लिस्टों के ऊपर हुए हैं, इनकी कोई अहमियत नहीं है। यार असल बात यह है, जिन लोगों ने इंतखाब लड़ा ना उन लोगों से आपको सही हाल का पता चल सकता है। ये मेरी एक मंतक समझ में नहीं आई आज तक। जो लोग इंतखाब लड़ते हैं ना वो तो एक मार्का होता है और कोई किसी को बोगस वोट इतनी तादाद में डालने नहीं देता। ये वो कराची नहीं है क्या हम छीन लें और डाल दें वोट। जो लेकिन कराची में भी ऐसा नहीं है ना, उनके साहबान बड़े मुतहरक होते हैं और वो लोग वहां के रहने वाले होते हैं जी, और वो एक एक शख्स को जानते हैं। ये जो बोगस वोटों की जो दलील आई हुई है ना, इनफैक्ट ऐसा नहीं है। ये तो किसी वक्त आप इस पे प्रोग्राम कर लीजिएगा, मैं आपको समझाने की कोशिश करूंगा कि असल वाकया क्या है और असल मसला क्या है। सही। इनफैक्ट मैं बड़ी ब्रीफली आपको बता देता हूँ इसका मसला। इसका मसला ये है कि कोई शख्स अगर एक जगह रह रहा है और उसने वहाँ वोट बनाया हुआ है, थोड़े ऐसे के बाद वहां से वो शिफ्ट करके किसी और जगह चले जाता है, तो उसकी जिम्मेदारी बनती है अखलाकी तौर पर कि वो उस वोट को जो उसका पुरानी जगह बना हुआ है उसको कैंसिल करवाए। ठीक, हालांकि ऐसा नहीं होता और वो जाके दूसरी जगह वोट बनवा लेता है। वो जो वोट उसका एक जगह से दूसरी जगह बनता है वो डबल हो जाता है। ठीक, इस वजह से आपको इसमें लिस्टों में ये नजर आता है, वरना इलेक्शन लड़ने वाले लोग कहाँ किसी को वोट डालने देते हैं। लेकिन 4 करोड़ बोगस वोट हो सकते हैं इस तरह। लोग 4 करोड़ जो है वो इधर से उधर शिफ्ट करके डबल वोट बनवा लेते हैं। एग्जैक्टली इसी तरह होता है। ये मैं आपको जो बता रहा हूँ ना, डबलिंग वोट डबल बन जाते हैं, लोग बनवा लेते हैं एक जगह से निकल के दूसरी जगह। अब मुझे एक बात समझाएं, कोई शख्स अगर इलेक्शन लड़ता है और उसने 2-4 हजार वोट अगर बनवा लिया, 2-4 हजार कहाँ से वो बंदे लेके आएगा और अपने वोट उसको कास्ट। नहीं, ये ऐसे नशीद साहब हमारे साथ लाइन पे स्टूडियो में मौजूद है। ये कहते हैं कि लाहौर के इंतखाबात में इन्होंने एक आदमी से 20-20 शनाख्ती कार्ड बरामद किए थे। नहीं बनते शनाख्ती कार्ड बरामद किए थे। शनाख्ती कार्ड बरामद, शनाख्ती कार्ड बनाने वाली जो है ना एजेंसी, वो तो है फेडरल गवर्नमेंट की, उसके सूबे का ताल्लुक कोई नहीं है और सूबा जो है वो उसको बना नहीं सकता। और शनाख्ती कार्ड इतने बनाने के बाद इतनी तस्वीरें लगानी और उसके ऊपर सारा कुछ करना, ये बड़ा मुश्किल काम, बड़ा लंबा प्रोसेस है। ऐसा नशीद साहब, ये कैसे मुमकिन हुआ था जो आप कह रहे हैं कि मैंने एक आदमी से 20-20 शनाख्ती कार्ड बरामद किए? शेख साहब मैं अर्ज करूं, बड़े मोहतरम है शेख साहब मेरे। शेख साहब, एक तो हमने इनको पकड़ के दिया था एक दफ्तर जहां पे 14,000 जाली शनाख्ती कार्ड बनाए गए थे। दूसरा, जो पुराने शनाख्ती कार्ड थे उनका कोई कंप्यूटर रिकॉर्ड नहीं था और ये सारे जो इलेक्शंस हो रहे हैं और 2008 के भी इलेक्शंस पुरानी लिस्टों पे हुए थे, पुराने शनाख्ती कार्ड पे हुए थे और ये सुप्रीम कोर्ट का फैसला है। और नादरा ने भी कहा कि 45% बोगस थे। तो हम तो समझते हैं कि असेंबलियां भी बोगस हैं। और देखिए असेंबलियों का हाल ये है कि असेंबलियों पे पार्लिमानी एक कमीशन बैठा हुआ है जो पिछली जो तेल की कीमतें बढ़ी थी उसके अभी उन्होंने डिलिबरेशंस करनी है, लेकिन उसके फैसले आने से पहले आज फिर तेल की कीमतें बढ़ा दी हैं। तो ये पार्लियामेंट क्या है? ड्रोन हमलों पे। शेख साहब आप बताइए, आप रुकन पार्लियामेंट हैं, पार्लियामेंट की सुपरमेसी कहां गई फिर? मैं ये बता रहा हूँ ना कि ये एक खामखा एक दलील बना ली जाती है ना, अगर आपने किसी चीज से फरार हासिल करनी है तो उसको दलील बना लीजिए आप। उससे ऐसा नहीं हो सकता, कभी भी नहीं हो सकता। अब भी जो इलेक्शन हुए हैं, कौन किसी को वोट डालने देता है इलेक्शन में? ये मुमकिन नहीं होता। ये मुमकिन, मैंने आपको बताया ना कि ये तो सरियन वहां पे हो सकता है जहां आप जबरदस्ती लोगों से छीन ले, बैलेट पेपर छीन ले और उस पर मोहरें लगा के आप डाल दें। ये कोई जंगल का कानून थोड़ी है। और खास तौर पर मैं एक और आपको बात बताऊं, शहरों में तो बड़ा मुश्किल होता है इलेक्शन, क्योंकि शहरों में तो लोग एक दूसरे को जानते हैं। ताकि ये गांव के जो इलेक्शन होते हैं, जो रूरल एरिया के इलेक्शन है, वहां पे तो इससे शहरों से ज्यादा होते हैं। गांव का बच्चा एक दूसरे को जानता है और हर एक किसी का पोलिंग एजेंट्स वहां बैठे होते हैं और उसके बाद एक इख्तियार है, वो हर वोट को चैलेंज करता है। जी ठीक। नाज़रीन, हमें ज्वाइन किया शेख रशीद साहब ने। शेख साहब अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। शेख साहब, ये जो ज़िमनी इंतखाबात हुए हैं इसके अंदर हम देख रहे हैं
कि जो सियासी खानवादे माजी में पाकिस्तान की सियासत के अंदर बरसर इक़्तिदार रहे, उन्हीं के चश्मो चिराग दोबारा आगे आए हैं। हमने अभी नाम भी लिए हैं, उसमें मतलब वजीर आजम साहब के बेटे हैं, उसके बाद बिलाल रोखड़ी हैं, फिर मुस्तफ़ा महमूद हैं, फिर निताशा दौलताना है। तो क्या फिर इन इंतखाबात का क्या फायदा हुआ? क्यों नहीं कोई एक सिस्टम तय कर लेते कि भाई इन खानवादों को इतनी निशिस्तें दे दी जाएंगी? क्यों हम इतने पैसे जाया करते हैं इंतखाबात पे? बिल्कुल आपने ठीक कहा, मज़ारे हैं, कमी है, इनके मुंह से जो गिरता है हम वो खाते हैं, ये जो चाहते हैं वो होता है। हम वो भिखारी हैं जो एक दिन वोट डालते हैं फिर झोली फैला के इनके आगे फिरते हैं, और इस निजाम से तो कुछ तब्दीली नहीं आएगी। ये निजाम तो देखें, सेनेट में इन्होंने कब्जा कर लिया ऑलरेडी, सारे चोरों ने मिलकर। तो अगर आप लोअर हाउस से कोई चीज पास करते हैं, तब्दीली लाते हैं, अपर हाउस से कौन किसी का बाप पास कराएगा? ये सारे चोर बैठे हैं। तो फिर तहरीक इंसाफ जो दावा करती है शेख साहब के हम कामयाबी हासिल करेंगे, तो ये क्या करेंगे आगे जाके? सेनेट में तो इनका एक बंदा भी नहीं है। ये बहुत बड़ा सवाल है। मैं इस सवाल पर मेरे पास कोई जवाब नहीं खान साहब, क्योंकि इस तरह तो दफा 144 नहीं खत्म होता, क्योंकि अपर क्लास में तो उसमें तो वोट नहीं होंगे तो क्या बनेगा? फिर इनकलाब आना चाहिए, रोन देना चाहिए इन सारे निजाम को। अच्छा, आपको इनकलाब देख रहे हैं मुस्तकबिल करीब में? मैंने कभी हिमायत की, अब मेरा नजर आता है कि मैं खुद तो नहीं ला सकता, मेरे पास ना वसाइल है, ना मैं इतना बड़ा लीडर हूँ, लेकिन अगर कोई बंदा बाहर निकला तो उसका मैं साथ दूंगा। बहुत शुक्रिया शेख रशीद साहब, बहुत शुक्रिया हसन रशीद साहब, बहुत शुक्रिया जफर अली शाह साहब, बहुत शुक्रिया शेख रुहुल असगर साहब। नाज़रीन, इंतखाबात, ज़िमनी इंतखाबात आपके सामने हैं, उसके जो रिजल्ट हैं वो भी आपके सामने हैं, तब्दीली की बातें भी आपके सामने और तब्दीली लाने वाले भी आपके सामने। ये भी आपके सामने है कि आने वाले दिनों में फिर एक दफ़ा आपने इंतखाबात के अमल से गुजरना है, और ये भी आपके सामने है कि अपने मुस्तकबिल का फैसला आपने खुद करना है, और ये भी आपके सामने है कि हमारे किए हुए फैसले ही आने वाले दिनों में हमारे लिए भी और हमारी औलादों के लिए अहम तर साबित होंगे। ज़रा ज़रूर सोचिएगा, अपना बहुत ख्याल रखिएगा।